नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम करेंगे जनसंचार के माध्यम और लेखन। इससे पहले भी जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ उसमें हम जनसंचार के माध्यम के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने जनसंचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा, संचार की परिभाषा, उसका महत्व, संचार के तत्व, संचार क्या है, ये सब हमने पढ़ा है और संचार के प्रकार। तो पहला जो पार्ट मैंने वीडियो का बनाया है उसमें ये सब हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे जनसंचार की विशेषताएं कि जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जनसंचार की विशेषताएं होती है यानी कि जनसंचार जो भी होता है उसमें हम फीडबैक को तुरंत नहीं, यानी कि किसी भी रेडियो, समाचार पत्र या फिर इंटरनेट के ज़रिए कोई भी बात जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों का फीडबैक यानी क्या रिएक्ट किया लोगों ने, क्या रिज़ल्ट निकला उसका, वो तुरंत पता नहीं चल पाता है। तो क्योंकि जितने भी पाठक, दर्शक, श्रोता जो भी होते हैं जनसंचार के माध्यम के, उसका तो बहुत ज़्यादा व्यापक दायरा होता है ना, बहुत दूर तक होता है और बहुत बड़ा वर्ग होता है। उसमें हर तरह के लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, शहर के भी होते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा सब होते हैं। तो इसीलिए जो एक ही समय में टीवी पर कोई किसी की पसंद का कार्यक्रम होता है या दूसरों की पसंद का वो नहीं होता, तो इसी से जुड़ी एक जो विशेषता है जनसंचार की वो क्या है कि जो जनसंचार के माध्यमों के द्वारा जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, जो भी संदेश आ रहा है, वो क्या होता है, सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक यानी कि इसका जो है अंतरवैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं, यानी कुछ एक व्यक्तियों के लिए नहीं। जैसे अंतरवैयक्तिक संचार में तो कुछ ग्रुप में होते हैं, जैसे मान लीजिए पंचायत है, कोई ग्रुप में व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो नहीं होता। ये किसके लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं। जैसे समाचार पत्र में कोई समाचार छपता है, टीवी में कोई समाचार आ रहा है, कोई बात आ रही है, वो किसके लिए है, कुछ गिने चुने 9-10 व्यक्तियों के लिए नहीं है, 2-4 व्यक्तियों के लिए नहीं है, वो क्या है, हर एक के लिए है। एक ये जनसंचार की क्या है कि इसकी प्रकृति जो होती है संदेशों की वो सार्वजनिक होती है, सभी के लिए होते हैं समाचार वो। तो ये विशेषता समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात कि जनसंचार का जो संचार के जो अन्य रूप है उससे एक अलग वो ऐसे भी है कि इसमें क्या होता है, हम संचार में तो क्या होते हैं, संचारक और प्राप्तकर्ता, उसका सीधा संबंध होता है। सीधा होता है ना, किसी से बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं, हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, आपस में वो क्या है, बात करेंगे, सीधा संपर्क होगा। लेकिन जो जनसंचार के माध्यम से जो संचार होगा उसमें क्या होगा, बीच में क्या आ जाते हैं, औपचारिक संगठन आ जाते हैं ना। जैसे कोई टीवी के माध्यम से बात हो रही है या इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, तो वो क्या है कि सभी लोगों के लिए है वो समाचार, तो क्या है, वो बीच में क्या आ गई कि वो सीधा संबंध नहीं हुआ। पाठक, श्रोता, दर्शक जो है वो क्या है, उसका सीधा संबंध उससे संचारक से नहीं हुआ। तो समाचार पत्र है वो किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या जो रेडियो है वो किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है, तो सीधा संबंध संचारक और प्राप्तकर्ता का नहीं हो पाता है। फिर तीसरी एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो जनसंचार के माध्यम है उसमें द्वारपाल होते हैं, यानी कि गेटकीपर। अब गेटकीपर कौन होते हैं गेटकीपर या द्वारपाल, जो समाचार की जो सामग्री है, यानी कि समाचारों में क्या प्रकाशित किया जाए, क्या दिखाया जाए, उसको वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि कौन सा समाचार लोगों तक पहुंचाने लायक है, कौन सा समाचार लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे समाचार पत्र है, कोई उसका संपादक होता है, इसी प्रकार उपसंपादक होते हैं, सहायक संपादक होते हैं, वो जैसे जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो चुन चुन कर खबरें लाते हैं। लेकिन डिसाइड कौन करता है, उसके बारे में डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा समाचार छपेगा और कौन सा नहीं छपेगा, वो डिसाइड करेंगे संपादक।
तो ये बात संपादक डिसाइड करेगा कि कौन सी खबर छपेगी। इसी प्रकार हम रेडियो के समाचारों में देख सकते हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स पर जो आते हैं, तो उसके लिए क्या है, टीवी और रेडियो में भी ये द्वारपाल होते हैं और कौन सी समाचार के लायक सामग्री है वो उनको चुनते हैं। तो ये 3 विशेषताएं हो गई। आगे है जो जनसंचार के जो द्वारपाल होती हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लोगों तक अगर गलत समाचार पहुंच जाए तो बहुत गलत होती है। इससे क्या असर पड़ेगा पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर। इसीलिए उनको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो जनसंचार के द्वारपाल हैं उनको उनकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे सार्वजनिक हित का ध्यान रखें, वे अपनी पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, उनके नियम हैं, मूल्य हैं, उनको ध्यान रखें और उसी के बाद ही वो किसी भी समाचार के प्रसारण या प्रकाशन की वो इजाज़त दें। तो ये चीज़ भी एक जनसंचार की प्रमुख जो है विशेषता है। ये विशेषताएं आपको समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे जनसंचार के कार्य। जनसंचार मतलब संचार के कार्य, कि संचार के कार्य क्या होते हैं। अब आप रोजमर्रा में संचार तो करते ही हैं, लेकिन संचार के कुछ कार्य भी होते हैं कि किन कार्यों के लिए संचार किया जाता है। संचार तो आप करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके लिए संचार किया ही जाता है। तो वो कार्य कौन से होते हैं? सबसे पहला तो हम कार्य कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी से कोई चीज़ लेनी है, कुछ प्राप्त करना है, किसी से कुछ मांगना है, तो हम संचार का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसके बिना वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। किसी से कोई चीज़ मांगनी है, चाहे अपने टीचर से मांगनी है, चाहे अपने मदर से लेनी है, यानी खाना मांगना है बच्चे को, या मित्र से कोई चीज़ चाहिए, तो क्या है, उसके लिए हम संचार का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा है पॉइंट नियंत्रण, कि संचार के द्वारा हम किसी का भी जो बिहेवियर है, किसी का भी जो व्यवहार है, उसको हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कक्षा के अंदर बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो शिक्षक क्या है, उनको चुप कराने के लिए चिल्लाएगा या ज़ोर से बोलेगा कि चुप हो जाओ, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। तो यही होता है नियंत्रण, कि संचार के द्वारा नियंत्रण का कार्य भी होता है। फिर उसके बाद है सूचना, कि कोई सूचना देनी हो, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो फ़ोन पर किसी को कुछ बताना है या किसी से कुछ पूछना है, तो सूचना देने के लिए भी। तीसरा है अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्त करना अपने भावों को, अपने विचारों को। तो अपने भावों को, विचारों को किसी तरह से हम अभिव्यक्त करने के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल पर मैसेज कर रहे हैं, किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, किसी को बधाई दे रहे हैं किसी चीज़ की, कोई और बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक अभिव्यक्ति के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सामाजिक संपर्क, कि सामाजिक संपर्क के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं सामाजिक संपर्क के लिए? कि जैसे मान लीजिए कोई सभा है, कोई नेता भाषण दे रहा है, या कोई पंचायत है तो लाउड स्पीकर पर नेता भाषण दे रहा है, तो वो क्या है, समाज में संपर्क स्थापित कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। तो वो क्या है, संचार का प्रयोग हम सामाजिक संपर्क के लिए भी करते हैं। उसके बाद है कि कई बार हम अपनी किसी समस्या को या किसी चिंता हो उसको दूर करने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करें। कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में है, या कोई मान लीजिए कोई किसी को मार रहा है, अकेले व्यक्ति को बहुत से लोग मार रहे हैं, तो वो क्या है, बचाओ बचाओ इस तरह से चिल्लाएगा। कोई डूब रहा है तो क्या है, हम चिल्लाकर एक्सप्रेस करेंगे अपने संचार को, ताकि दूसरे व्यक्तियों तक हमारी बात पहुंचे। तो हम अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, किसी चिंता को दूर करने के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं। तो संचार का ये कार्य भी हो गया। और फिर है उसके बाद कि हम अपनी किसी इंटरेस्ट की जो कोई वस्तु है या विषय है, उसके लिए हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं। यानी किसी ने हमें कुछ दिया, कोई चीज़ है ऐसी जिस पर हमें कोई अच्छी लगी, तो हम
कहेंगे कि बहुत अच्छी है, प्रतिक्रिया व्यक्त करी, अच्छी नहीं लगी तो उस पर गलत प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो संचार का प्रयोग हम अपनी विषय रुचि की वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद है हमारा संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए। अब भूमिका क्या होती है? अब डॉक्टर है, वो अपनी डॉक्टर की भूमिका करने के लिए वैसे ही संचार का प्रयोग करेगा। ऐसे आप विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थी की भूमिका निभाने के लिए वैसे ही संचार करेंगे। इसी प्रकार शिक्षक अपनी शिक्षक की भूमिका के अनुसार ही संचार करेगा। तो अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए भी संचार का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे संचार के कार्य। तो आपको संचार के कार्य भी अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं जनसंचार के। अभी तो हमने किए थे संचार के कार्य, अब है हमारे जनसंचार के कार्य कि जनसंचार के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला है तो सूचना देना। कि सूचना देना क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, दुनिया भर को कुछ सूचना देनी है, कोई संदेश देना है तो समाचार पत्रों के जरिए, टीवी, रेडियो, इंटरनेट के जरिए सूचना देनी होती है। तो जनसंचार का माध्यम बहुत बड़ा जरिया है सूचना देने का। तो सूचना देता है जनसंचार के माध्यम, तो ये कार्य हो गया इसका। उसके बाद शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करते हैं जनसंचार के माध्यम, जागरूक करते हैं, देश और दुनिया की खबरों से परिचित करवाते हैं। तो इससे लोग शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं। तो शिक्षित करना भी जनसंचार का कार्य है। उसके बाद मनोरंजन करना। अब सिनेमा, टीवी पर लोगों के मनोरंजन से रिलेटेड भी प्रोग्राम आते हैं, किताबें छपती हैं, समाचार पत्रों में भी आप देखते हैं मनोरंजन का अलग से पेज होता है। तो मनोरंजन का कार्य भी करते हैं जनसंचार के माध्यम। इसी प्रकार है एजेंडा तैयार करना। एजेंडा क्या होता है? यानी कि कोई भी समाचार पत्र में या समाचार चैनल में कोई भी घटना है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए क्या होते हैं वो उसके आम लोगों के चर्चा का विषय बन जाते हैं। कोई भी केस होता है, कोई भी घटना होती है, तो जनसंचार के माध्यमों का कार्य क्या होता है कि वो समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। यानी इस तरह से लोगों के सामने समाचार को प्रस्तुत करते हैं या दिखाते हैं या छापते हैं समाचार पत्रों में कि लोग उसके प्रति अपनी जो पॉजिटिव जो है प्रतिक्रिया, उसके प्रति सही प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए लोगों को बाध्य कर देते हैं। तो बहुत से ऐसे टीवी पर आप देखते ही हैं केस आ रहे हैं, जैसे सुशांत केस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं उस पर क्या है समाचार चैनल का क्या कि लोगों को उसके लिए सहानुभूति आ जाए और इस तरह की वो प्रतिक्रिया करने के लिए वो लोगों को बाध्य कर देते हैं। इस तरह की जो घटनाएं हैं आम लोगों तक वो पहुंचाते हैं। फिर है निगरानी करना। निगरानी करने का मतलब है नज़र रखना कि जनसंचार के जो माध्यम है वो लोगों जो कार्यों पर है पूरी दुनिया पर निगरानी रहे। जैसे मान लीजिए कोई सरकार है गलत कार्य करती है तो वो तुरंत अपने समाचार चैनल या अखबार के द्वारा लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो सरकार भी डर कर रहती है, कोई बड़ी संगठन है, कोई बड़ा संस्था है तो उसमें गलत हो रहा है तो वो तुरंत अपने समाचार चैनल पर उसको बता देंगे, जिससे कि वो क्या है वो गलत करते हुए वो डरेंगे। इसलिए वो निगरानी का कार्य भी करते हैं जनसंचार के माध्यम। उसके बाद है विचार विमर्श के मंच। विचार विमर्श के मंच क्या होते हैं कि अब जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है, तो सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। सभी अपनी तरफ से जो चाहे कुछ कह सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचार। लेकिन किसी घटना या मुद्दे पर विचार करने के लिए आप देख सकते हैं कि समाचार चैनल्स हैं वो कई बार होता है कि ऑडियंस को जो है लोगों को इनवाइट करते हैं। आप देखते हैं कई बार कि वो विचार विमर्श के इस तरह से प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, लाइव भी दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार हम समाचार पत्रों में भी देखते हैं कि संपादक के नाम चिट्ठी नाम से अलग से कई बार होता है उसके अंदर, जिसमें लोग अपनी जो विचार है वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो लोग अपनी बात को भी उसमें जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह जो है जनसंचार के माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आपको जनसंचार के माध्यम अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। और अब हम करेंगे जनसंचार के माध्यमों का विकास। अब देखिए जनसंचार के माध्यम तो बहुत से हैं, तो सबका विकास हम एक एक करके
करेंगे कि कैसे सबका विकास हुआ, क्योंकि इस पर छोटे प्रश्न आ जाते हैं टिप्पणी के 3 नंबर के, कि रेडियो के विकास पर टिप्पणी लिखिए या जो है कंप्यूटर के विकास के ऊपर टिप्पणी लिखिए। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अभी हम करेंगे कि जनसंचार के माध्यमों का विकास किस तरह से हुआ। अब देखिए, जो हम अपने पौराणिक काल के अंदर हम जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि जो देवऋषि नारद हैं उनको पहला समाचार वाचक भारत का माना जाता है, जो हमेशा देवलोक में और धरती लोक में संवाद करते रहते थे। देवताओं को धरती की बातें बताते रहते थे, धरती पर जाकर देवताओं की बातें बताते रहते थे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो महाभारत काल है उसमें जो गांधारी है, धृतराष्ट्र हैं, वो देख नहीं सकते थे, तो उसका विवरण सुनाने के लिए संजय को युद्ध की पूरा जो है लाइव उनको सुनाते हैं, युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये भी एक संचार का ही एक सहारा लिया गया इसमें। इसी तरह और भी पहले राजा महाराजा होते थे, संदेश पहुंचाने के लिए बहुत से ऐसे होते, जैसे चंद्रगुप्त अशोक के जो शिलालेख हैं वो मिले हैं। पहले स्याही से, रंगों से उसको लिखकर शिलालेखों पर उनको संभाल कर रखा जाता था। तो पहले संचार के माध्यम ये सब चीज़ें होती थी। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी प्रागैतिहासिक काल में मिलते हैं, जैसे भीमबेटका के गुफा चित्र हैं, वहाँ पर ऐसे ही कठपुतली है, लोक नाटक है, इनके द्वारा भी संचार जो है किया जाता था। इसी प्रकार कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान, ये अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग तरह के जो हमारे तरीके हैं, वो मनोरंजन भी होता था उससे, और अच्छा संदेश भी लोगों तक पहुंचता था। तो इस तरह से भी संचार के जो है विकास हुआ था हमारे देश में पुराने समय में। अब जो बाकी आगे जो जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम आ गए हैं, जो हमें आगे मिले हैं, वो निश्चय से ही हमें किससे मिले हैं? अंग्रेज़ों से मिले हैं। अब समाचार पत्र हो, चाहे हम रेडियो को ले लें, चाहे टेलीविज़न को ले लें, चाहे इंटरनेट को ले लें, ये सभी माध्यम क्या है? पश्चिम से ही तो आए हैं, और हमने धीरे धीरे उसको क्या किया? अपना लिया, यानी कि हमारी विरासत के अंदर वो रमते चले गए, यानी कि उनको हमने अपना लिया, हमारी संस्कृति का ही एक अंग बन गए वो। चाहे हम फिल्मों को ले लें, टीवी सीरियल को ले लें, और समय के साथ साथ इनमें भी विकास होता चला गया। इसी प्रकार चाहे जनसंचार के माध्यम चाहे हमारे पश्चिमी हो, लेकिन उसके अंदर जो रंग रूप है, हमारी विषय वस्तु है, वो क्या है? इंडियन है, भारतीय है, और उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है। कैसे कि शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, और वही जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। तो चाहे ये साधन पश्चिम से आए हैं, लेकिन इसमें रंगे हुए किस में है? ये भारत के रंग में रंगे हुए हैं। तो आज के समय में कौन कौन से रूप प्रचलित है जनसंचार के माध्यम के? समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। और ये सभी माध्यम क्या होते हैं? जनता तक सभी जो सामग्री है वो जनता तक पहुंचाते हैं, और मनुष्य का निर्माण है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र के मनुष्य का जो निर्माण है वो इनके द्वारा होता है। तो अब आगे जो है इसमें ये दे रखे हैं, जो भी एक एक करके हम जनसंचार के माध्यमों के विकास के बारे में जानेंगे। अभी आप ये अच्छी प्रकार से कर लीजिए ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ आ जाए। और अब हम करेंगे समाचार पत्र और पत्रिकाएं। जो जनसंचार के माध्यमों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, वो सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि जनसंचार के माध्यमों में बहुत से माध्यम हैं। अब रेडियो को लीजिए, टेलीविज़न को लीजिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, जो भी है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया का जो महत्व है वो अलग ही है। क्योंकि प्रिंट मीडिया जो लिखित है,
क्योंकि इसमें क्या है, पहले समाचारों को संकलित किया जाता है, फिर उनको संपादित किया जाता है यानी छपने लायक कौन सा है, फिर उसे पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं ये सारे काम। लेकिन पत्रकारिता में हम दो कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं। यानी कि जो प्रकाशन करना है और बांटना, जो समाचार का वितरण करना। लेकिन रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा, यानी कि ज़रूरत होती है कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, संपादन कैसे करना है, कि भी किस तरह के समाचार छपने चाहिए, कैसा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और बाहर से तो संवाददाता, रिपोर्टर जो भी है खबरें लाते ही हैं, लेकिन उनको अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करना, संपादित करना, छापने का काम है, वो किसका काम है? संपादकीय विभाग का होता है, जिसमें संपादक होते हैं। और आज तो देखा जाए तो समाचार पत्र बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो गिने चुने समाचार पत्र ही छपते थे, अब तो सब भाषाओं में तरह तरह, एक भाषा के पता नहीं कितने कितने समाचार पत्र हो गए हैं। तो इसीलिए पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जा रहा है, व्यापक होता जा रहा है। और दुनिया के चाहे किसी भी कोने में कोई घटना हो, वो समाचार बन सकती है। और उसमें पाठकों की रुचि होनी चाहिए और उसमें सार्वजनिक हित होना चाहिए, यानी कि पाठकों की रुचि होगी तभी तो वो समाचार में इंटरेस्ट लेंगे। और अगर देखा जाए तो दुनिया में जो है अखबारी पत्रकारिता है, प्रिंट मीडिया है, उसको कहते हैं कि लगभग 400 साल हो गए हैं। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो ये 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से, यानी सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, वो प्रकाशित हुआ था। वो कोलकाता से निकला था। ये कई बार 1 नंबर के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये तो बंगाल गजट छपा था, अंग्रेजी भाषा में छपा था, लेकिन बाद में जो हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र छपा था वो था उदंत मार्तंड। ये भी कोलकाता से ही छपा था 1826 में और पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। तो ये कई बार आ जाते हैं हमारे, तो इस पैराग्राफ के अंदर आप इसको देख सकते हैं। कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है आपसे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब शुरू में तो भाषा के जो विकास में है, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तो समाचार पत्र ही है, क्योंकि लिखित भाषा में होते हैं ये। और इसीलिए सबसे पहले अगर हम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, अगर हम किसी की का नाम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का, क्योंकि बहुत सी पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। और आज़ादी के समय जो आंदोलन हुए थे उसमें इन्होंने भारतीय पत्रों में को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बहुत से जितने भी हमारे हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, ऐसे जो भी नेता थे, उनको जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई थी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकार की भूमिका निभाई थी। और हम अगर देखें तो समकालीन भारत का जो सबसे बड़ा पत्रकार है वो हम गांधी जी को कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि पत्रकारों में और बाकी और भी पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। तो उस समय के जो महत्वपूर्ण अखबार हैं, पत्रिकाएं, उसमें केसरी हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि प्रमुख है। तो आप ये चीज़ों को ध्यान रखिए। इसके अंदर से कई बार छोटे प्रश्न आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कई बार यही पूछ लिया जाता है कि समकालीन भारत के सबसे बड़ा पत्रकार हम किसको कह सकते हैं, महात्मा गांधी को। तो इस तरह के ये छोटे छोटे आ सकते हैं। और पत्रकारों के नाम बताइए और महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों में पत्रकार के बारे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको अच्छी प्रकार से करिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। और आगे है कि आज़ादी से पहले जो है
वो पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था? स्वाधीनता, यानी कि आज़ादी प्राप्त करना। पत्रकार जो है अखबारों में ज़्यादातर इसी तरह के लेख छपते थे क्योंकि लोगों को आज़ादी प्राप्त करनी थी। और बाद में जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदल गया, क्योंकि शुरू में तो क्या था, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध दिखती थी पत्रकारिता, क्योंकि अंग्रेज़ जैसा हाल हमारे देश का बनाकर चले गए थे। उसके बाद उनके जाने के बाद जब पत्रकारिता हुई तो उसमें देश के निर्माण के लिए होता था सब कुछ। लेकिन उसके बाद व्यवसाय को प्रोफेशनल होने लगा, यानी कि धीरे धीरे वो व्यवसाय की तरफ, यानी कि वो मुनाफा कमाने के लिए अपने हिसाब से वो खबरें छापने लगे, जिससे क्या हुआ, वो व्यवसाय बन गई। पत्रकारिता क्या बन गई? एक प्रोफेशन बन गया। और धीरे धीरे क्या है, जो पुरानी पत्रिकाएं चलती थी वो बंद हो गई और नए नए समाचार पत्र, नई नई पत्रिकाएं छपनी शुरू हो गई। अब आज़ादी के बाद जो मुख्य समाचार, उनके नाम भी दिए गए हैं। पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद कुछ प्रमुख हिंदी अखबारों के नाम बताइए, पत्रिकाओं के नाम बताइए, तो वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप कुछ याद रखिए नाम, जैसे नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। कई पत्रिकाएं तो अब बंद भी हो चुकी हैं और बाद में जो है हिंदी के प्रमुख जो पत्रकार हैं उन्होंने बहुत सी ऐसी, हम हिंदी के प्रमुख पत्रकारों के नाम ले सकते हैं आज़ादी के बाद जो हुए। उसमें अज्ञेय है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह, ये सब आज़ादी के बाद के। तो इसके बीच में से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपने ये अच्छी प्रकार से करना है ताकि अच्छे से आपको आ जाए।